my dear lovely students, welcome back to my channel शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। तो स्टूडेंट फाइनली आज मैं क्लास 12 इंग्लिश का एक ऐसा क्लास लेकर आया हूं जो बहुत ही ज्यादा डिमांडेबल क्लास है। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर आप क्लास 12 इंग्लिश के पूरे सेक्शन सी को एक ही वीडियो में लेकर आइए। तो आप बुलाएं और हम ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 इंग्लिश का पूरा सेक्शन सी सिर्फ और सिर्फ एक ही वीडियो में। अब आपका सेक्शन सी है क्या? देखो सेक्शन सी आपका ग्रामर होता है, मतलब उसमें ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो आज हम पूरे इंग्लिश ग्रामर का करेंगे खात्मा और बोर्ड एग्जाम में आपका 25 नंबर कंप्लीट कराएंगे। क्योंकि आपका जो सेक्शन सी होता है भैया इंग्लिश में टोटल 25 नंबर का पूछा जाता है। तो आज मैं 25 नंबर आपका कंप्लीट कराऊंगा। ले लो कॉपी, ले लो पेन। अगर आपने ग्रामर के रूल्स पढ़े हैं तो भी ये क्लास देखना, नहीं पढ़े हैं तो भी देखना, क्योंकि मैं बहुत इजी ट्रिक आपको बताने वाला हूं। क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर पूरे बुक के महत्वपूर्ण प्रश्न, पूरा ग्रामर सिर्फ एक वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्टूडेंट हम क्या क्या पढ़ेंगे आज के इस क्लास में। देखो सबसे पहले आपका जो सेक्शन सी ग्रामर होता है इसमें आपका 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्टिंग में आता है, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, एंटोनिम, सिनोनिम, सिंटैक्स, होमोफोन्स, ये सारे टॉपिक होते हैं। हम सबको आज के इसी क्लास में डिस्कस करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरे इंग्लिश को एक ही वीडियो में लेकर आऊं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, तो आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो पर 2000 लाइक पहुंचाना है। आप लोग मिलकर 2000 लाइक्स अगर इस वीडियो को पहुंचा देते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, भैया मैं पूरा इंग्लिश एक वीडियो में लेकर आऊंगा, आपके इंग्लिश की प्रॉब्लम को फिनिश कर दूंगा। क्योंकि मैं आपको पूरा इंग्लिश एक वीडियो में पहले भी प्रोवाइड करा चुका हूं। सर्च करोगे क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, आपको वो मैराथन क्लास मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन सी ग्रामर में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ही पढ़ेंगे। देखो सबसे पहला क्वेश्चन ऐसे रहेगा, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यानी कि इन क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वो काम हमारा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है, पानी लेकर कुर्सी मेज पर बैठ जाना, क्योंकि अब की बार इंग्लिश में 95 प्लस पार। ए देखो, वन हु सीज द डार्क साइड ऑफ ये थिंग इज कॉल्ड। देखो भैया ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, हिंदी में बोले तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मतलब आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना होगा। जैसे देखो वन हु, वो जो सीज देखता है, द डार्क साइड यानी कि अंधेरा पक्ष ऑफ ये थिंग चीजों का, इज कॉल्ड कहलाता है। यानी कि वो व्यक्ति जो चीजों के अंधेरे पक्ष को देखता है, डार्क साइड को देखता है, वो क्या कहलाता है। देखो ए फर्स्ट वाला है ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी, तो ये अंधेरे पक्ष को नहीं देखता मेरे स्टूडेंट। दूसरा है पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट का मतलब होता है निराशावादी, यही वो महाशय हैं जो अंधेरे पक्ष को देखते हैं। तीसरा डार्की है, डार्की एकदम अंधेरा टाइप का। चौथा है होपलेस यानी कि निराशाजनक। तो भैया वो होते हैं पेसिमिस्ट, जो किसी चीज के अंधेरे पक्ष को देखते हैं, हमेशा उनको लगता है कुछ नहीं है, सब अंधेरा अंधेरा दिखाई देता है, उनको हम पेसिमिस्ट बोलते हैं, यानी कि निराशावादी बोलते हैं। सिंपल सा है, इसी को बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसा आपका सेक्शन सी आता है सेम टू सेम वैसे मैं क्लास आज लेकर आया हूं। आज इंग्लिश ग्रामर का खात्मा करेंगे, सपोर्ट आपको करना है। चलो, क्योंकि अकेले मैं कितना लड़ूंगा इन सब से, आप लोग भी सपोर्ट में रहिए। बी वाला देखो भैया, इसको आइडियम्स एंड फ्रेजेस बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको पता है? मुहावरे एवं लोकोक्तियां। इसमें क्या होता है, अब ये इंग्लिश में दे दिया गया है, जैसे इंग्लिश ग्रामर है वैसे हिंदी व्याकरण भी होता है, आपको पता होगा। ठीक है, देखो द एप्पल्स ऑफ वंस आई, यानी कि आंखों का तारा होना
मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? जैसे आपके 12th हिंदी में पूछा जाता है व्याकरण में, आंखों का तारा होना, इसका मतलब बताओ, मतलब क्या होता है आंखों का तारा होना? बहुत प्रिय होना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखते ही आपको पता चल चुका होगा, तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा, वेरी डियर, यानी कि बहुत प्रिय। लेकिन हम पहले चारों ऑप्शन को समझते हैं। फर्स्ट है द मोस्ट टेंडर पार्ट ऑफ एन आई, यानी कि आंख का सबसे कोमल भाग, नहीं ये नहीं होगा। दूसरा ए टीयरफुल आई, एक अश्रुपूर्ण भाग, मतलब जो आंसुओं से भरा हो, ठीक है, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। तीसरा वेरी डियर, यानी कि बहुत प्रिय। और चौथा ये कॉस्टली ट्रीटमेंट ऑफ एन आई, यानी कि आंख का एक महंगा इलाज। भैया इसका वेरी डियर होगा, द एप्पल्स ऑफ वंस आई, यानी कि आंखों का तारा होना, इसका मीन्स मतलब क्या होगा? वेरी डियर, यानी कि बहुत प्रिय होना। हिंदी वाला व्याकरण जो पढ़े हैं उसको इंग्लिश वाला ये समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। बस आपका ग्रामर पोर्शन अगर अच्छा होगा, आपका इंग्लिश बहुत अच्छे से आप इंग्लिश को लिख पाएंगे बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि ग्रामर जो होती है वो इंग्लिश के रीढ़ की हड्डी होती है। ग्रामर अगर आपको अच्छे से आता है, आपको टेंस अच्छे आता है, अच्छे से आता है, किसी भी इंग्लिश के पेपर को आप चुटकियों में सॉल्व करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, बढ़ते रहो फटाफट। जिसको जिसको आंसर पता हो पहले ही कमेंट कर दो, और जिसको जिसको मैराथन क्लास चाहिए 12th इंग्लिश का महा मैराथन क्लास, वो फटाफट कमेंट करो, सर इंग्लिश का मैराथन क्लास लाइए, हम आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन हमारे पास संदेशा पहुंचना चाहिए। कमेंट जितना हो सके उतना कर दो, भर दो, आज कमेंट को दिखा दो कि सर हमको चाहिए। चलो सी वाला देखो, ये है भैया सिनोनिम। सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द, जो समान अर्थ रखते हो, जैसे पर्यायवाची शब्द जिसको बोलते हैं। देखो द सिनोनिम्स ऑफ डिस्ट्रॉय इज, डिस्ट्रॉय का सिनोनिम क्या होगा? डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट होना या ध्वस्त होना। इसका सिनोनिम क्या होगा? समानार्थी शब्द आपसे पूछा जा रहा है, मतलब जो इसका सिनोनिम होगा ना, वर्ड तो अलग होगा लेकिन मीनिंग दोनों के समान होंगे, उसी को ही हम सिनोनिम्स बोलते हैं सिंपली भाषा में। फर्स्ट देखो फिनिश, फिनिश का मतलब समाप्त, नहीं भैया ये नहीं होगा। दूसरा है डीमोलिश, डीमोलिश का मतलब होता है ध्वस्त होना, यही होगा इसका सिनोनिम। तीसरा स्टॉप मतलब रुकना, चौथा एंड मतलब समाप्त। तो भैया डीमोलिश इसका सिनोनिम्स होगा। देखो डिस्ट्रॉय का मतलब नष्ट होना या ध्वस्त होना, डीमोलिश का मतलब भी होता है नष्ट होना या ध्वस्त होना। दोनों का अर्थ समान है, वर्ड अलग अलग है, इसी को समानार्थी शब्द बोलते हैं। और हिंदी में बोले तो, इंग्लिश में बोले तो सिनोनिम्स। ठीक, चलो इन्हीं के भाई अब डी वाला देखो। डी वाला आपका है सिंटैक्स। इसमें गलतियां आपको ढूंढनी होती है। जैसे हिंदी में वाक्य संशोधन पढ़ते हैं, वैसे इंग्लिश ग्रामर में सिंटैक्स होता है। देखो व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, ठीक है, व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, यानी कि तुम्हारी घड़ी में क्या समय हुआ है। ठीक है, अब यहां पे एक लाइन और रहना चाहिए था, शायद यहां पे नहीं है। Which word in this sentence is an error, मतलब इस सेंटेंस में कहां पे गलती है। इधर एक लाइन होना चाहिए था क्वेश्चन में, शायद नहीं है। मतलब आपसे पूछा जा रहा है, ये सेंटेंस आपको दे दिया गया है, पूछा जाएगा इस सेंटेंस के किस वर्ड में गलती है, किस वर्ड में एरर है। ऐसे लिखा रहेगा Which word in this sentence is an error, मतलब इस सेंटेंस में किस शब्द में गलती है, किस वर्ड में गलती है। फर्स्ट है व्हाट, व्हाट में कोई गलती नहीं है। दूसरा है टाइम, टाइम में भी गलती नहीं है, टाइम तो चलता रहता है, उसकी क्या गलती है, आप नहीं पढ़ोगे गलती आपकी है। तीसरा इन, हाँ इसी में गलती है। चौथा वॉच, देखो भैया इन में गलती है। हम लोग टाइम के बाद इन नहीं लगाते हैं, बाई लगाते हैं, बाई योर वॉच। ठीक है, क्योंकि ये निर्जीव चीज है, समय चलती तो है, ये चल रही है, गतिमान है, लेकिन ये सजीव नहीं है। तो इसके साथ हम बाई का यूज करते हैं, इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं मेरे स्टूडेंट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ई। इनका नाम है भैया, इनका नाम है एंटोनियम्स। जैसे सिनोनिम्स में हमने देखा समानार्थी शब्द जिनके अर्थ समान थे, ये है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द जिनके अर्थ विपरीत होंगे एक दूसरे से। जैसे देखो द एंटोनिम ऑफ बेटर इज, बेटर का एंटोनिम क्या होगा? बेटर का मतलब होता है अच्छा या बेहतर,
बेहतर भी हम बोलते हैं इसको। तो फर्स्ट है गुड, गुड का मतलब अच्छा। भैया एंटोनिम पूछा जाता है, मतलब एक दूसरे के विपरीत होंगे, अच्छा का बुरा होना चाहिए। दूसरा बैड का मतलब बुरा, नहीं ये भी नहीं होगा, ये तो गुड का एंटोनिम होता है बैड। बेटर का एंटोनिम क्या होगा? थर्ड है वर्स, वर्स का मतलब होता है बदतर। और फोर्थ है वर्स्ट, वर्स्ट का मतलब होता है बहुत ज्यादा खराब। ठीक है, तो भैया वर्ष आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल सही होगा, वर्ष। वर्ष का मतलब होता है बदतर। जैसे बेटर का मतलब बेहतर, वर्ष का मतलब होता है बदतर। हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा आंसर, नो ड्रामा नो टेंशन। ठीक है, चलो इसको मैं हटाऊं और हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। हमने 5 ऑब्जेक्टिव जो हमारे 10 नंबर के स्टार्टिंग में आते हैं मेरे स्टूडेंट, उसको हमने कवर कर लिया है। लेकिन सिर्फ इतना क्वेश्चन पढ़ने से क्या होगा, और भी सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ने होंगे। चलो अब हम लोग देखते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन को। अब हम चलेंगे अपने ग्रामर के जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, एंटोनिम, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो सारी चीजें हैं सबको पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इनका नाम है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। मतलब आपको डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। चलो देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, महेश सेड टू रीता, महेश ने रीता से कहा व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहां क्या कर रही हो। तो महेश भैया हैं, उन्होंने रीता जी से कहा तुम यहां क्या कर रही हो। अब यहां पे आपको समझना क्या है, ये आपका होता है रिपोर्टिंग वर्ब, और इनको जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये होते हैं, ये होता है रिपोर्टेड स्पीच। सबसे पहले आपको देखना है कि जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है ये कौन सा सेंटेंस है। ये भैया इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सिंपल सा है। व्हाट लगा है लास्ट में, क्वेश्चन वर्ड है, ये तो इंट्रोगेटिव है ही है। ठीक है, दूसरी चीज ये कौन सा टेंस है, व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहां क्या कर रही हो। तो रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तो वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। तो ये भैया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। एक चीज और ध्यान रखना, जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो वो हमेशा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में कन्वर्ट होता है। और ये जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यहां पे क्वेश्चन वर्ड डायरेक्टली आया है, तो यहां पे हम डायरेक्ट क्वेश्चन वर्ड अभी लिखेंगे और सेड टू के स्थान पर हम आस्क्ड का यूज करेंगे या इंक्वायर्ड आप का भी यूज कर सकते हैं। तो लिखेंगे मेरे स्टूडेंट महेश, महेश भैया को महेश ही रहने देंगे, नाम तो हम बदल नहीं सकते। ठीक है, सेड टू के स्थान पर हम आस्क्ड का यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम सैड टू के स्थान पर आस्क्ड का यूज करते हैं। अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव में है तो हम सैड टू के स्थान पर आस्क्ड का यूज करेंगे सिंपली। महेश आस्क्ड रीता, रीता। ठीक है, अब देखो आपका क्वेश्चन वर्ड आया है। अगर आपका यहां पे हेल्पिंग वर्ड पहले आता भैया तो इफ या वेदर का हम यूज करते, लेकिन जब आपका क्वेश्चन वर्ड आ जाता है आपके इंट्रोगेटिव में तो डायरेक्टली हम क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं व्हाट, और उसके बाद हम अफर्मेटिव बनाते हैं, यानी कि उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, इस हेल्पिंग वर्ब को नहीं लिखेंगे। सब्जेक्ट यू है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ये बदलेगा ऑब्जेक्ट से। देखो मैंने बताया था फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट से, सेकंड का ऑब्जेक्ट से, थर्ड में नो चेंज। तो यू हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ये ऑब्जेक्ट से बदलेगा, ऑब्जेक्ट है रीता जी, तो रीता है फीमेल, इनके लिए हम सब्जेक्टिव केस सी का यूज करेंगे। ठीक है, तो व्हाट सी लिखेंगे। अब आपका ऊपर है प्रेजेंट कंटीन्यूअस, नीचे पास्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा, तो इज पास्ट कंटीन्यूअस में हम वाज बियर प्लस वर्ब में आईएनजी यूज करते हैं, तो सी वाज। ठीक है, डूइंग तो भैया डूइंग ही रहेगा क्योंकि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी हम वर्ब में आईएनजी यूज करते हैं। हियर बदल जाएगा दियर में, क्योंकि अगर आपके डायरेक्ट स्पीच में हियर है तो जब उसको इनडायरेक्ट में बदलते हैं भैया वो दियर में कन्वर्ट हो जाता है। सिंपल सा है, आपको करना क्या है, महेश सेड टू रीता व्हाट आर यू डूइंग हियर,
महेश ने रीता से कहा तुम यहां क्या कर रही हो। इसको हमें डायरेक्ट इससे इनडायरेक्ट में बदलना था। महेश सेड टू के स्थान पर आस्क्ड का यूज करेंगे क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है। रीता, ठीक है, बीच में हम डायरेक्टली व्हाट को लिखेंगे क्योंकि यहां पे आपका हेल्पिंग वर्ब पहले नहीं आया है, क्वेश्चन वर्ड पहले आया है। जिसको रूल पता होगा ना चुटकियों में इसको कर देगा, जिसको नहीं पता उसको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं क्योंकि प्रयास करते करते ही हम कुछ बड़ा करेंगे। तो व्हाट, ठीक है, फिर हम डायरेक्टली सब्जेक्ट लिखेंगे। यू आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, बदलेगा रीता जी से। रीता के लिए हम सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, फीमेल है तो सी लिखेंगे। अगर यहां पे मोहन भैया होते तो हम ही लिख देते, ठीक है। तो सी, ये आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस ऊपर था, नीचे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलेगा, सी के साथ वाज लगेगा, डूइंग हो जाएगा, डियर हो जाएगा। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलें, वो भी क्वेश्चन वर्ड वाले। आप लोग साथ रहें, सपोर्ट बनाए रखें, इतना सारा क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा। अगर आप कहेंगे तो जो टॉप 15 टॉप 20 जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन है उसका मैं एक क्लास बना दूंगा। बस आप लोग सपोर्ट बनाओ, करने को मैं कुछ भी कर दूंगा, लेकिन हमें एक मोटिवेशन मिलना चाहिए कि बच्चे लाइक कर रहे हैं क्लास को, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो मुझे एक मोटिवेशन अंदर से फीलिंग आती है कि हाँ बच्चों को कुछ देना चाहिए क्योंकि रिस्पॉन्स मिल रहा है, ठीक है। तो यही चीज है। चलो इसको हटाएं और आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोग नोट करना चाहे इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। हटाएं इसको स्टूडेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब ये है भैया दूसरा क्वेश्चन, इसको समझो आप लोग। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, अध्यापक ने विद्यार्थियों से कहा, छात्रों से कहा, डू नॉट क्वेरल विथ वन अनदर, यानी कि आपस में एक दूसरे से लड़ाई मत करो। मतलब टीचर ने छात्रों से कहा एक दूसरे से लड़ाई मत करो या एक दूसरे से झगड़ा मत करो। देखो भैया आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। जैसे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, आप टीचर पढ़ा रहे हैं, तो टीचर अगर बच्चे झगड़ा कर रहे हैं तो उनको डांटेंगे, उनको आदेश देंगे कि भैया झगड़ा मत करो। तो यहां पे ये जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है ये कौन सा सेंटेंस है, कोई बता सकता है इसको? अरे बताने की क्या बात है भाई, यहां पे आपका इंपरेटिव सेंटेंस है, आदेशात्मक वाक्य। इंपरेटिव सेंटेंस की मैं बात कर रहा हूं, तो आपको करना क्या है, देखो ध्यान देना कैसे इसको चेंज करेंगे। द टीचर, ठीक है, द टीचर आपका हो गया, ठीक। अब सैड टू के स्थान पर क्या लगाएंगे? देखो इसमें हम क्या करते हैं, सैड टू के स्थान पर वो चीज लगाते हैं जो यहां पे आपके रिपोर्टेड स्पीच में बोला जा रहा है। जैसे हमारे सर जी जो हैं वो आदेश दे रहे हैं कि भैया आपस में झगड़ा मत करो। अगर वो यहां पे एडवाइस देते तो एडवाइस्ड हम लिखते, अगर वो कुछ और देते या ऑर्डर्ड भी हम यहां पे लिख सकते हैं, या फिर हम कमांडेड भी लिख सकते हैं, दोनों का यूज कर सकते हैं। अगर वो यहां पे रिक्वेस्ट करते तो आप रिक्वेस्टेड लिखते। इंपरेटिव सेंटेंस में आपके रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार हम सेड टू के स्थान पर यूज करते हैं। अगर सजेस्ट करा जाएगा तो सजेस्टेड लिखेंगे, एडवाइस दिया जाएगा एडवाइस लिखेंगे, रिक्वेस्ट किया जाएगा रिक्वेस्टेड लिखेंगे। यहां पे कमांड कर रहे हैं सर जी, आदेश दे रहे हैं, तो हम कमांडेड लिख देंगे, या आप यहां पे ऑर्डर्ड भी लिख सकते हैं, मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है। तो द टीचर कमांडेड द स्टूडेंट्स। अब देखो मेरे स्टूडेंट, ये आपका है इंपरेटिव सेंटेंस और ये डू नॉट से स्टार्ट है, तो यहां पे हम टू का यूज तो करेंगे क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस में हम रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को टू से भी जोड़ते हैं। अब लेट अस नाए तो, ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, पहले नॉट लिखेंगे तब टू लिखेंगे। क्यों? क्योंकि डू नॉट है, तो नॉट टू, ठीक है, नॉट टू। क्वेरल को क्वेरल ही रहने देंगे भैया, झगड़े वाले को तो हम बदल नहीं सकते, झगड़े को प्यार में कैसे बदलेंगे अभी, तो क्वेरल विथ वन एंड अदर, ठीक है, वन एंड अदर, ठीक है, ऐसे कुछ हम लोग लिखेंगे। मतलब आपको करना क्या है इंपरेटिव सेंटेंस में, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डू नॉट क्वेरल विथ वन अनदर, मतलब अध्यापक ने छात्रों से कहा आपस में झगड़ा मत करो, ठीक है। तो द टीचर सेड टू के स्थान पर हम कमांडेड लिखेंगे क्योंकि सर जी हमारे आदेश दे रहे हैं प्यार से, तो कमांडेड द स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर आपका इंपरेटिव सेंटेंस है, इसमें हम टू से ऐड करते हैं, लेकिन डू नॉट होता है तो पहले नॉट लिखते हैं फिर टू लिखते हैं, नॉट टू क्वेरल विथ वन एंड अदर। ये आपका इंपरेटिव से
डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो चुका। अब मुझे पता है कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिसने रूल नहीं पढ़ा है, जिसने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स को नहीं पढ़ा है, उनको समझ में कम आएगा, लेकिन कम आएगा आगे आगे देखिए होता है क्या, मैं आपको सारे क्वेश्चंस बताऊंगा। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं रूल्स भी बता दूंगा थोड़ा बहुत। तो ऐसे ही आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना होता है। 2 क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, अभी और भी टॉपिक्स हैं, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, और भी कई टॉपिक हैं, सबको हम पूरे सेक्शन सी का खात्मा करेंगे। तो अभी और भी टॉपिक हैं, 25 नंबर इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 2 नंबर का आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन आता है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, सिंथेसिस पे, जो कि हमारा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है। अब देखिए मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इनका नाम है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। मतलब सेंटेंसेस को आपको 2 या 2 से अधिक सेंटेंस को जोड़ के एक सेंटेंस बनाना है। वो भी कौन सा सेंटेंस, जो ब्रैकेट में भैया दिया गया है। लेकिन ध्यान क्या रखना है, शर्त क्या है कि इसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। जो ऊपर सेंटेंस का मीनिंग है वही सेम नीचे भी होना चाहिए। कैसे करें, चलिए देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो या तुम कहां जा रही हो। ठीक है, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। यहां पे 2 आपके सेंटेंस है, एक सेंटेंस तो आपका ये वाला हो गया उधर वाला, वेयर आर यू गोइंग, दूसरा सेंटेंस है आई डू नॉट नो। अब दोनों सेंटेंस को जोड़ के आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। कैसे बनाओगे, मतलब तुम कहां जा रहे हो, मैं नहीं जानता। ठीक है, मैं नहीं जानता हूं, तो इसको कैसे कॉम्प्लेक्स में बनाएं। तो पहले हम क्या करेंगे, इस पीछे वाले पोर्शन को पहले लिखेंगे। देखो कैसे, ध्यान देना, समझना है इसको आपको। आई डू नॉट नो, ठीक है, नो, ठीक है, मैं नहीं जानता हूं, वेयर। अब आर यू गोइंग हम नहीं लिखेंगे, वेयर यू आर गोइंग लिखेंगे। क्यों, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक ऐसा होता है वेयर, व्हेन, की कहां, की कब, उसका मतलब होता है। ठीक है, तो वेयर यू आर गोइंग, वेयर यू आर गोइंग। ठीक है, मतलब क्या होगा, देखो यहां पे कहा गया था व्हायर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। नीचे मैंने लिख दिया आई डू नॉट नो व्हायर यू आर गोइंग, मैं नहीं जानता कि तुम कहां जा रहे हो। यहां पे जो व्हायर होता है स्टूडेंट, ये कॉम्प्लेक्स वाला व्हायर है। इस व्हायर का मतलब होगा कि कहां, इस व्हायर का मतलब होगा कि कहां, और ये इंट्रोगेटिव नहीं है। इसके बाद हमने डायरेक्ट सब्जेक्ट को लिखा है, क्योंकि अगर ये इंट्रोगेटिव वाला व्हायर होता ऊपर वाला तो पहले हम आर को लिखते। आपके कॉम्प्लेक्स में एक व्हायर और भी होता है जिसका मतलब होता है कि कहां, तो इसका मतलब कि कहां होगा। मैं नहीं जानता कि तुम कहां, देखो कि कहां हो गया, कि तुम कहां जा रहे हो। ठीक है, तो ये दूसरा वाला व्हायर है। इतना अपने दिमाग में आपको रखना है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वाला व्हायर है। समझ में आ गया। तो वेयर आर यू गोइंग, आई डू नॉट नो, तुम कहां जा रहे हो, मैं नहीं जानता। मैंने लिख दिया आई डू नॉट नो वेयर यू आर गोइंग, मैं नहीं जानता हूं कि तुम कहां जा रहे हो। ठीक, तो ये वेयर की कहां वाला व्हायर होता है। ठीक, हाउ भी इसमें होता है, कि कैसे, व्हेन, की कब। ठीक है, तो इसको आप लोग पढ़े होंगे, जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो पढ़ा होगा उसको शायद ये पता होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे भैया को देखो, ही वाज फाइंड, उस पर जुर्माना लगाया गया। ये फाइन जो है जुर्माना लगाने वाला फाइन है। ठीक है, ही वाज इम्प्रिज्ड, उसे कैद कर लिया गया या फिर उसे जेल भेज दिया गया। तो उस पर जुर्माना लगाया गया, उसे जेल भेज दिया गया। इसको कंपाउंड सेंटेंस में बदलना है, मीनिंग आपका नहीं बदलना चाहिए। देखो क्या होगा, इसको ऐसे लिख देंगे, सिंपल सा है, ही वाज फाइंड, बीच में एंड लगा देंगे, एंड इम्प्रिज्ड। ठीक है, यानी कि ही वाज फाइंड एंड इम्प्रिज्ड, यानी कि उस पर जुर्माना लगाया गया और उससे जेल भेज दिया गया। ऊपर था उस पर जुर्माना लगाया गया, उसे जेल भेज दिया गया। नीचे है
उस पर जुर्माना लगाया गया और उसे और जेल भेज दिया गया। मतलब हमने क्या किया है, इसमें एंड लगाकर दोनों को ऐड कर दिया है, ये आपका कंपाउंड सेंटेंस में बदल चुका है। बीच में मैंने एंड लगाकर इन दोनों को सेंटेंस को ऐड कर दिया है। तो ही वाज फाइंड, ही वाज इम्प्रिज्ड, मतलब उस पर जुर्माना लगाया गया, उसे जेल भेज दिया गया। तो उस ही वाज फाइंड एंड इम्प्रिज्ड, उस पर जुर्माना लगाया गया और जेल भेज दिया गया। सिंपल सा है, सिर्फ हमें ऐड करना था, काम हो गया है। समझो, यही बारीक बारीक, यही छोटी छोटी चीजें आपको समझनी होती हैं, क्योंकि आप समझदार हो। छोटी बच्ची हो क्या? चलो इसको हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप लोग नोट करिए, फटाफट नोट करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। चलिए दूसरा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ट्रांसफॉर्मेशन। एक एक टॉपिक के हम दो दो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं, अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, बोर्ड एग्जाम तक हम आग लगा देंगे और इस बार टॉपर बनकर आएंगे। बस साथ बने रहो। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखिए। अब देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, इनका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज। मतलब सेंटेंसेज को ट्रांसफॉर्म करना। ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है? मीनिंग ना बदले। ट्रांसफॉर्म का मतलब जो ब्रैकेट में दिया गया उसी में ट्रांसफॉर्म करना है। लगभग हमारे सिंथेसिस की तरह ही होता है, बस समझो। देखो, जम्मू इज नॉट, जम्मू नहीं है, सो हॉट, जितना गर्म एज दिल्ली जिल्ली। मतलब जम्मू दिल्ली जितना गर्म नहीं है। इसको आपको ट्रांसफॉर्म करना है कॉम्परेटिव डिग्री में, ठीक है? तो ये आपका पॉजिटिव डिग्री में है, इसको कॉम्परेटिव डिग्री में आपको ट्रांसफॉर्म करना है। मतलब जम्मू इज नॉट सो हॉट एज दिल्ली, मतलब जम्मू दिल्ली जितना गर्म नहीं है। कहने का इनका मतलब है कि दिल्ली जम्मू से ज्यादा गर्म है। अब भी जब हम इसको कॉम्परेटिव में बदलेंगे तो ऐसे लिखेंगे, दिल्ली इज हॉटर देन जम्मू, ठीक है? मतलब वही चीज ऊपर कहा गया है कि जम्मू दिल्ली जितना गर्म नहीं है। देखो, जम्मू कश्मीर जो है थोड़ा सा ठंडक वहां पे रहता है। हमारे दिल्ली में प्रदूषण की भी समस्या है, इसीलिए गर्मी ज्यादा रहती है, गाड़ियां ज्यादा चलती है, धुएं निकलते हैं, इससे भैया गर्मी ज्यादा फील होती है। तो अब देखो, जम्मू इज नॉट सो हॉट एज दिल्ली, जम्मू दिल्ली जितना गर्म नहीं है। इसको कॉम्परेटिव डिग्री में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे? पहले दिल्ली लिखेंगे। कौन गर्म नहीं है भैया? दिल्ली। तो दिल्ली इज, ठीक है, हॉटर। देखो भैया, हम क्या करते हैं कॉम्परेटिव डिग्री में ई आर लगाते हैं। अगर आपके हॉट में ई आर लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोई दूसरा अगर आ जाता है तो हम लोग मोर लगा देते हैं आगे, ठीक है? तो दिल्ली इज हॉटर देन जम्मू, ठीक है? जम्मू। देखो मतलब आपका वही है, दिल्ली इज हॉटर देन जम्मू, मतलब दिल्ली जम्मू से ज्यादा गर्म है। ऊपर भी यही कहा गया था पॉजिटिव डिग्री में कि जम्मू दिल्ली जितना गर्म नहीं है। ऊपर कहा गया दिल्ली जम्मू से ज्यादा गर्म है। दोनों का मतलब सेम ही है और हमने इसको कॉम्परेटिव में बदल दिया क्योंकि इसमें ई आर लग गया है, कॉम्परेटिव में चेंज हो चुका है। सिंपल सा है, नो टेंशन। जब तक है आपका भाई शुभम। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या, बहुत सारे टॉपिक ऐसे मैं आपको दूंगा जो आपके लिए बहुत अच्छे टॉपिक होंगे। चलो दूसरा हमारा क्या है, इसमें आपका पैसिव वॉइस भी आ सकता है। जैसे दूसरा है हु कैन डू इट, ये कौन कर सकता है या इसे कौन कर सकता है, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। देखो अगर नॉर्मली होता, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कोई होता तो उसको तो हम सिंपल पैसिव वॉइस में बदल देते। लेकिन हु वाला कैसे बदलते हैं, क्योंकि इंटर में है तो कुछ ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर आपको देखने को मिलेंगे। हु कैन डू इट, यह कौन कर सकता है या इसे कौन कर सकता है, इसको पैसिव वॉइस में बदलो। देखो अगर हु लगा है तो पहले हम बाई हुम लगा देंगे, बाई हुम का यूज करते हैं। अगर आपका हु आगे लगा है तो बाई हुम, ठीक है? फिर हम कैन लगाएंगे, बाई हुम कैन, ठीक है? फिर हम लगाएंगे इट, जो आपका इट है, ठीक है? तो बाई हुम कैन इट, ठीक? फिर बी का यूज करेंगे और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लेंगे, डन, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो बाई हुम कैन इट बी डन, ये आपका भैया बदल चुका है पैसिव वॉइस में। मतलब बाई हुम मैंने लगाया, फिर कैन लिख दिया, फिर इट आपका लिख दिया, ठीक है? फिर बी लगाना होगा आपको, फिर डन कर दिया। मतलब इसे कौन कर सकता है, क्योंकि कैन है भैया, कैन वाला है तो आपको बी लगाना पड़ता है पैसिव वॉइस में, ठीक है? तो बाई हुम कैन इट बी डन, सिंपल सा है, डन 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 डन। चलो इसको हम हटाते हैं, आप लोग इसको फटाफट नोट करिए। फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक सिंटैक्स पे। इसको नोट कर लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूं भाई, ठीक? चलो इसको मैं इरेज करता हूं और हम लोग बढ़ते हैं अपने आगे नेक्स्ट टॉपिक पे, सिंटैक्स।
करेक्शन ऑफ सेंटेंस है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है। अब देखिए प्यारेओ, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सिंटैक्स। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिंटैक्स का मतलब क्या होता है? आपको जो सेंटेंस ये दिया गया इसमें गलती भी गिफ्ट के रूप में दी जाएगी, उसी गलती को सही करके लिखना है। सिंटैक्स मतलब करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज या वाक्य संशोधन, ठीक है, हिंदी में बोले तो वाक्य संशोधन। इसमें कहां गलती है सेंटेंस में, वही ढूंढ के लिखो, ढूंढोगे तो मिल जाएगा। देखो, देयर इज लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स इन दिस स्कूल, यानी कि इस स्कूल में बड़ी संख्या में लड़कियां हैं। यहां पे गलती क्या है? सिंपल सा है, छोटे बच्चे थोड़ी ना हो। देयर के साथ हम इज नहीं लगाते, देयर के साथ हम आर लगाते हैं, बस हो गया, यही गलती थी। कैसे लिखेंगे देखो ध्यान से समझो। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स इन दिस स्कूल, यानी कि इस स्कूल में बड़ी संख्या में लड़कियां हैं, ठीक है, लड़कियां हैं। इस विद्यालय में बड़ी संख्या में लड़कियां हैं, तो इज के जगह पर आर करना था। क्या था इसमें? देयर के साथ हम आर का यूज तो करते हैं। यही छोटी छोटी चीजें आपको कैप्चर करके लिखना होता है, ठीक है, बस हो गया। 2 नंबर का ये भी आता है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ही इज टायर्ड इन डूइंग दिस वर्क, यानी कि वो यह काम करते करते थक गया। इसमें गलती क्या है? देखो ध्यान दो। ही इज टायर्ड, ही में गलती नहीं है, इज में गलती नहीं है, टायर्ड में भी गलती नहीं है। टायर्ड के साथ हम इन नहीं लगाएंगे, टायर्ड ऑफ लगाएंगे, ऑफ डूइंग दिस वर्क। टायर्ड के साथ हम ऑफ का यूज यहां पे करेंगे। तो ही इज टायर्ड ऑफ डूइंग दिस वर्क, यानी कि वो यह काम करते करते थक गया, ठीक। तो आपका दूसरा क्वेश्चन था। तो यही छोटी छोटी गलतियां आपको पहचाननी है और सही करना है। यहां पे इज के जगह पे आर लगा फर्स्ट वाले में, यहां पे इन के जगह पर ऑफ लगा। चलो हम भी अपना क्लास ऑफ करें, अभी और भी टॉपिक है, अभी तो कहां, अभी फिनिश नहीं हुआ है। चलो इसको नोट करो, फटाफट नोट करो। चलो नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लिया करो यार। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपने, देखते हैं क्या है। अब देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इनका नाम है होमोफोन्स। इसमें क्या करना होता है? देखो, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंसेस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। मतलब आपको दो भाई जैसे दिखेंगे, दो वर्ड दिए जाएंगे, इसको अपने सेंटेंस में यूज करना है ताकि इनके मीनिंग क्लियर हो सके कि ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। मतलब सगे भाई नहीं है, सौतेले भाई हैं। मतलब क्या लिखा है? यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। मतलब आपको इन दोनों में से, मतलब 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, ऐसे 2 पेयर, एक ही तरह के 2 लोग रहेंगे, इनका सेंटेंस में यूज करना है ताकि ये क्लियर हो सके कि ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। जैसे देखो, ये है आइडल। आइडल का मतलब होता है आलसी, आलसी आप कह सकते हैं, या बेकार कह सकते हैं, ठीक है, बेकार, या निठल्ला भी बोलते हैं, जो काम वाम नहीं करता। और आइडियल का मतलब होता है आदर्श। अब आपको सेंटेंस में यूज करके बताना है कि ये दोनों अलग अलग है। देखो थोड़ा सा डिफरेंस है, ये आईडीएल ई है, ये आईडीईएल है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो इसको आपको सेंटेंस में यूज करना, जैसा मैंने नीचे किया है। सबसे पहले हम आइडल को करते हैं। आइडल का मतलब होता है बेकार या निठल्ला। देखो, द फैक्ट्री वर्कर्स, यानी कि फैक्ट्री के वर्कर जो हैं, जो काम करते हैं फैक्ट्री में, आर सिटिंग, वो बैठे हुए, आइडल बेकार, ड्यू टू के कारण, द लैक ऑफ कमी ऑफ मटेरियल, मटेरियल की इन द फैक्ट्री, फैक्ट्री में, यानी कि फैक्ट्री में मटेरियल की कमी होने के कारण फैक्ट्री के मजदूर बेकार बैठे हैं। अब भैया जब फैक्ट्री में मटेरियल ही नहीं रहेगा, माल ही नहीं रहेगा, तो कैसे फैक्ट्री का काम होगा? तो इसीलिए वहां के मजदूर बेकार बैठे हैं। तो यहां पे मैंने सेंटेंस में आपको आपका ये जो है यूज
कर दिया है। ठीक है, ये देखो आइडल, ये मैंने यूज कर दिया, बस यही यूज करके आपको इनके मीनिंग को क्लियर करना है। द फैक्ट्री वर्कर्स आर सिटिंग आइडल ड्यू टू द लैक ऑफ मटेरियल इन द फैक्ट्री, यानी कि फैक्ट्री के वर्कर फैक्ट्री में मटेरियल ना होने के कारण बेकार बैठे हुए हैं। ठीक है, ये हमने कर दिया। दूसरे आइडियल का मतलब होता है आदर्श, इसको भी सेंटेंस में यूज करते हैं। चलो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। नोट कर लिया? चलो, ये आइडियल, ये देखो आइडियल का मतलब होता है आदर्श। ठीक है, इसको कैसे यूज करेंगे सेंटेंस में, ध्यान दो। देखो, द आइडियल यानी कि आदर्श वे, तरीका, टू हैंडल निपटने का, टू सिचुएशन स्थिति से, वाज है, वाज था, टू कीप काम यानी कि शांति बनाए रखना, या वाज की जगह पे आप लिख सकते हैं इज। ठीक है, इज। ठीक है, द आइडियल वे टू हैंडल टू सिचुएशन इज टू कीप कॉम, यानी कि किसी भी स्थिति से निपटने का सबसे आदर्श तरीका शांत रहना है। अगर कोई भी स्थिति होती है, बड़े से बड़ा प्रॉब्लम होता है ना, आप शांत रह के उसका निपटारा कर सकते हैं। अगर आप जल्दी में चलो उठा के फेंक देंगे, उड़ा देंगे साले को, ठीक है, ऐसा ऐसा आप कहेंगे तो भैया झगड़ा हो जाएगा, फिर जेल की चक्की काटनी पड़ेंगी। ठीक है, पीसनी पड़ेंगी। तो आइडियल का मतलब होता है आदर्श। द आइडियल वे टू हैंडल टू सिचुएशन इज टू कीप कॉम, यानी कि किसी भी स्थिति से निपटने का सबसे आदर्श तरीका शांत रहना है। आपको शांत रहना चाहिए, चिल्लाना नहीं चाहिए मैं इतना बड़ा बलवान हूं, इतना बुद्धिमान हूं। चलो आगे बढ़ते हैं, दोनों में अंतर पता चल गया। एक और देख लेते हैं इसका। देखो बर्थ, बर्थ दोनों दिखने में सेम लग रहे हैं। इस बर्थ का मतलब होता है जन्म, जन्म लेना, जैसे जन्म सभी लोग लेते हैं भाई, और इस बर्थ का मतलब होता है जन्म लेना या जन्म। ठीक है, इस बर्थ का मतलब बर्थ ही होता है। ठीक है, या इसका मतलब किसी को पता है कमेंट करना। देखो बर्थ, पहले हम बर्थ वाला करेंगे। ठीक है, देखो बर्थ, माई सिस्टर, मेरी बहन ने जस्ट गेव, अभी दिया बर्थ, जन्म, टू ए स्वीट बेबी, एक बहुत ही प्यारे लड़की, बेबी गर्ल लड़की को, सी नेम्ड, उसका नेम उन्होंने रखा रोजी, रोजी। तो मेरी बहन ने अभी एक बहुत ही क्यूट, बहुत ही सुंदर लड़की को जन्म दिया जिसका नाम रोजी है, या जिसका नाम उन्होंने रोजी रखा। ठीक है, तो यहां पे आपका बर्थ जो है सेंटेंस में यूज हो गया। ठीक, चलो दूसरा बर्थ देखते हैं। इसका मतलब बर्थ होता है आई बुक्ड, मैंने बुक किया, द अपर बर्थ यानी कि ऊपरी बर्थ, फॉर माई ट्रेन जर्नी, अपनी ट्रेन यात्रा के लिए। तो मैंने अपनी ट्रेन यात्रा के लिए अपर बर्थ बुक किया, यानी कि ऊपरी बर्थ बुक किया। बस यही डिफरेंस है भाई। ऐसे आपको सेंटेंस भी यूज करना होगा, और हमारा क्लास जो है वो यहीं पे खत्म। थैंक यू। अब आप कहेंगे सर जी अभी तो हमारा 20 नंबर क्लियर हुआ है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखो अभी हमारा 20 नंबर कंप्लीट हुआ है। हमने डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, एंटोनिम, सिनोनिम्स, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन, सबको पढ़ा। अब एक टॉपिक देखो, 20 नंबर के टॉपिक तो हमने कंप्लीट कर लिए। एक टॉपिक आपका 5 नंबर का आता है, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, जो मैंने इस क्लास में नहीं लिया है। आप लोग कहेंगे तो मैं इसका एक स्पेशल क्लास लेकर आऊंगा, हिंदी को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, थोड़ा ट्रिक से मैं आपको बताऊंगा ताकि आप आसानी से उसको पहचान सकें। बाकी सेक्शन सी के सारे क्वेश्चंस मैंने बता दिए हैं, बस वही हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का क्लास अभी लाना बाकी है। अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करना जितना हो सके, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना। फिर हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।